हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। माय नेम इज कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस और दोनों की मीनिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बीए कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो और कोई नहीं देख सकता, बिल्कुल देख सकता है, बट ये इस वीडियो का टारगेट ऑडियंस है बीए के स्टूडेंट्स। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो, कानपुर यूनिवर्सिटी में हो, अवध यूनिवर्सिटी में हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसको सारे स्टूडेंट जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनको जानना जरूरी है। तो ये वीडियो है तो वैसे बीए के लिए, बट आप पढ़ सकते हैं अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, या अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बट इसको मैं बीए क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीजन है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीए कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सर आप एक काम करिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बीए का सिलेबस है ना, उसमें आप वीडियो बनाना शुरू करिए। तो ये जो वीडियो है इसकी पूरी सीरीज बनने वाली है, यानी कि अगर आप बीए कर रहे हैं और आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आगे चल के मैं इसमें पूरी सीरीज इस वीडियो की, यानी कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करने वाला हूं। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप विद्यापत एजुकेशन का इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कोई भी टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, पर मैं ये सोच के वीडियो बनाता हूं कि जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं जानता उसको ये वीडियो देखने पर कुछ आइडिया हो जाए कि हाँ इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, जनरली आप किसी से भी पूछते हैं इकोनॉमिक्स क्या है तो कुछ लोग कहेंगे अरे यही सब पैसे वैसे और इन सब चीजों की स्टडी होती है। और जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसका तो प्रॉपर मीनिंग होता है। वो एडम स्मिथ की डेफिनेशन बोल देगा, या मार्शल की डेफिनेशन बोलेगा, या कीन्स की डेफिनेशन बोलेगा, किसी की भी डेफिनेशन बोल करके वो बात को खत्म कर देगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है तो बहुत सारे लोग हाँ थोड़ा ऐसा वैसा कुछ बताने की कोशिश करेंगे, और जो जानते हैं वो बिल्कुल बताएंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स आया कहां से। यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने लिखा हुआ है ओक्योनॉमस। ये ओक्योनॉमस जो वर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है। एनिशिएंट ग्रीक में, जो आज भी ग्रीक लैंग्वेज में ये वर्ड यूज किया जाता है ओक्योनॉमस। अब चूंकि इकोनॉमिक्स एक नया वर्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन में यूज होने लगा है तो लोग इकोनॉमिक्स ही यूज करते हैं, बट ओक्योनॉमस जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज ओक्यो एंड नॉमस। ठीक है, तो ओक्यो का मतलब अगर हम देखते हैं तो हमें निकलता है मतलब हाउस, और नॉमस का मतलब निकलता है रूल एंड लॉ। अब सर ये हाउस एंड रूल एंड लॉ का क्या रिलेशन है इकोनॉमिक्स से, तो देखो बच्चा मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, ओक्यो का मतलब होता है हाउस और नॉमस का मतलब होता है रूल या लॉ। अब ये दोनों कैसे रिलेटेड है, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूं तो आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं। देखा जाता है कि हमारे आज के पैट्रियार्की सिस्टम में पापा जो होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं फैमिली के। सर्वे सर्वा इन अगर आप नहीं जानते हो तो इसको ऐसे कह सकते हो ऑल इन ऑल है आपके घर में। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि घर की जो कमान होती है ना वो मम्मी के हाथ में होती है, यानी कि अगर गृह मंत्री की बात करें, होम मिनिस्टर, तो वो मम्मी होती हैं। आपने कभी अपनी मदर को आपके घर में जितना भी मैनेजमेंट होता है उसको संभालते अगर आपने देखा है, बहुत सारे लोग आप में से घर में हाथ भी बटाते हैं कामों में, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि पापा की लिमिटेड इनकम में मम्मी कैसे घर चलाती हैं? अगर आपने नहीं देखा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे सोचने की जरूरत है अगर आपको नहीं पता। वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, नहीं पापा मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं आप कहां से दे रहे हो, पापा मुझे चाहिए, जिद करते हैं। आपने कभी सोचा इतनी जिद के बावजूद भी आपको वो चीजें मिल जाती हैं? आप थोड़ा सा जिद करते हो, किसी के पापा ऐसे होते हैं कि एक बार बोला ला करके रख देते हैं। लेकिन अगर आप सोचो जब आप कोई ऐसी डिमांड करते हो जो उनकी इनकम से ज्यादा होती है तो वो ये नहीं बोलते कि मैं नहीं दिलाऊंगा, वो बोलेंगे ठीक है बेटा मैं देखता हूं, मैं कर दूंगा। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो इनकम है, जो रिसोर्स है आपकी फैमिली का, वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं कि आप कितने भी अमीर हो कुछ भी चाहो तो खरीद सकते हो। ऐसे भी लोग हैं ऐसे दुनिया में, ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ नहीं है। लेकिन आपके फादर की जो इनकम है, या यूं कहें कि आपके फैमिली का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है आपके पास। इसी तरीके से उस लिमिटेड रिसोर्स में से कैसे मम्मी आपकी घर का खर्चा,
घर का राशन, आपकी फीस, कपड़े और आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो भी चाहिए आपको, जो पर मंथ खर्चे होते हैं, ठीक है, उनको कैसे अलॉट करती हैं कि कितना पैसा किस पे खर्चा होना है। एक्चुअली में ये जो भी मैनेजमेंट किया जाता है ना, अगर आप इसे नेशनल लेवल पे देखो तो गवर्नमेंट भी ठीक मम्मी की तरह ही काम करती है। वो भी कहती है कि भाई देखो, मुझे टैक्स से इतना पैसा चाहिए, मुझे अपने इंडस्ट्रीज से इतना पैसा चाहिए, मैं इतना पैसा खुद कमाऊंगी, खुद के काम से करूंगी, बाहर से मुझे फॉरेन एड इतने मिल जाएंगे जिससे मैं यहाँ डेवलपमेंट करूंगी, जिससे मैं रोड बनाऊंगी, डैम बनाऊंगी, हॉस्पिटल बनाऊंगी, तरह तरह की स्कीम्स लॉन्च करूंगी। तो एक तरह से अगर मैं इंडिया को एज अ ये कहूं कि एक घर है, ठीक है, जो कि है, तो आप देखने को मिलेगा आपको कि कैसे गवर्नमेंट मैनेजमेंट करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी मम्मी हमारे घर का मैनेजमेंट संभालती है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये हाउस और रूल यानी कि मैनेजमेंट, ये हाउस होल्ड का मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेट करता है। आई होप की बात आपको क्लियर आ गई होगी। ठीक है, समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स पढ़ते तो हैं, अब इसमें दो ब्रांचेस आती हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे बात करो तो इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो वर्ड जो है ये माइक्रोस से बन के आया है, ठीक है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसमें इसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने से ही लग गया कि हाँ, इसमें किसी स्मॉल चीज की स्टडी की जाएगी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक जो कि मैक्रोस से बन के आया है, इसका मतलब होता है लार्ज। तो ये भी समझ में आ गया सर कि हाँ, इसमें किसी बड़े लेवल पे स्टडी की जाएगी। बेसिकली ये लेवल पे स्टडी होती है। अगर आप छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो आप माइक्रो में स्टडी कर रहे हो, अगर आप बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो आप मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो। क्लियर है। अब बात आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो देखो, microeconomics is the study of decision making by the people and business regarding the allocation of resources and prices of goods and services। सिंपल सी बात है भाई, ये तो बहुत इजी टॉपिक है सर, इसको थोड़ा सा और समझाइए। समझाता हूं। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, कि ये जो हमारे लोग हैं और जो हमारा फर्म सेक्टर है, यानी कि हमारी जो पब्लिक है और हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इनके डिसीजन को स्टडी करता है कि कैसे ये अपने रिसोर्सेस को, जैसे मैंने बताया ना, मम्मी कैसे पापा के इनकम को कैसे अलॉट करती हैं कि कैसे पूरे घर का खर्चा चलाना है। तो ये रिसोर्स ही तो हुआ हमारे लिए। उसी तरीके से जो पब्लिक है और जो बिजनेस है, यानी हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो कैसे अपने रिसोर्सेस को यूज करती हैं और कैसे भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटरमाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि रेगुलेशन ऑफ टैक्स कैसा होना चाहिए, कब स्लैब्स को बढ़ाना है, कब घटाना है, किस पे कितना टैक्स इंपोज करना है, किस पे कितना कम करना है। ये एक्चुअल में अपने रिसोर्सेस को, ये टैक्स एक रिसोर्स है ना गवर्नमेंट के लिए, तो रिसोर्सेस को एडजस्ट करती है, अलॉट करती है। ठीक उसी तरीके से जैसे लोग अपने इनकम से अपने खर्चे को अलॉट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द सप्लाई दैट डिटरमाइन द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ये बहुत इजी सी बात है, आपको समझ में भी आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। देखो, इट यूजेस द बॉटम अप स्ट्रेटेजी टू एनालाइज द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है सर? बॉटम अप स्ट्रेटेजी का मतलब होता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो ये बताओ कि अगर तुम एक प्रोड्यूसर हो, आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो क्या एक बैग आप सारे प्रोडक्शन तुरंत तैयार कर दोगे जादू से? नहीं कर सकते ना। आपको पहले रिसोर्सेस को इकट्ठा करना होगा, फिर उन्हें अलॉट करना होगा। अब रिसोर्सेज से क्या मतलब है सर? आप प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर जरूरी होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों को अगर आप इकट्ठा नहीं करोगे, आप इनको पहले ही कलेक्ट नहीं करोगे, तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इनिशियल प्रोसेस है और बिना इसके आप प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो पहले आप क्या करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर लाते हैं। कहा यह जाता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक एक्टिव पार्टनर होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का, और बाकी के सारे तीन यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल, ये इनएक्टिव होते हैं, ये खुद से काम नहीं करते, इनसे काम करवाया जाता है। तो अब देखो, बॉटम अप स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आप पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं, फिर अप की तरफ जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ऐसे स्टडी करती है, छोटे छोटे लेवल पे स्टडी करती है, और जब बड़े लेवल पे जाती है तो उसको क्या कह देते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन अदर वर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन चॉइस एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, इट डज नॉट डिसाइड। अब यहां पर एक बात ध्यान दे दो, देखो यहां पर जो मैंने वॉट लिखा है ना, इसको हाईलाइट करके लिखा है। इस वॉट वर्ड को ध्यान में रखना, मैं आपको लास्ट स्लाइड में समझाऊंगा इसका क्या मतलब निकल रहा है। वैसे तो यहाँ आप पढ़ के मैं मतलब समझाऊंगा ही, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है और मैं आपको इसके आपकी रियल लाइफ से इसको जोड़ करके बताने वाला हूं। तो इट डज नॉट डिसाइड व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये डिसाइड नहीं करता है कि क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है, बल्कि वो ये देखता है कि कैसे चेंजेस हो रहा है या क्यों चेंजेस हो रहा है। इट एक्सप्लेन व्हाई देयर आर चेंजेस हैपनिंग इन द मार्केट। कोई भी दो फैक्टर अगर चेंज हो रहे हैं मार्केट में, जिससे मार्केट पे उनका इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो मार्केट में जो चेंज हो रहा है वो व्हाई यानी क्यों हो रहा है, तो इससे हम रूट कॉज पे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसको ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूं कि इसको ध्यान रखना, मैं आपको लास्ट स्लाइड में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। अब बात की जा रही है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस जानना है तो आपको दोनों की मीनिंग आनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल, इकोनॉमी की एज अ होल यूनिट पे स्टडी करना, मैक्रो लेवल पे स्टडी करना कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका भारत है, सपोज करो ये आपका भारत है, ऊपर का बनाना मुझे नहीं आता तो प्लीज। अब देखो यहां पर क्या है कि सपोज करो ये आपका तमिलनाडु, अगर आप सिर्फ तमिलनाडु की स्टडी कर रहे हो, किसी एक स्टेट की स्टडी कर रहे हो, तो आप माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो एज कंपेयर टू इंडिया। और अगर आपका दोस्त पूरे इंडिया लेवल पे इंडिया की स्टडी कर रहा है मार्केट की, तो कहा जाएगा कि वो मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहा है, क्योंकि वो आपसे बड़े लेवल पे स्टडी कर रहा है। तो जो मैक्रो लेवल है वो पूरे एज अ नेशन की स्टडी करता है, या यूं कहें कि पूरी इकोनॉमी की एज अ होल यूनिट मान करके स्टडी करता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता। वो ये नहीं कहता नहीं 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 इस टॉपिक को अलग कर दो, इसको बाद में स्टडी करेंगे, इस सारे टॉपिक्स को एक साथ लेकर के स्टडी करता है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, कह रहा है द यूनिट ऑफ द स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द इंटायर इकोनॉमी रेदर देन अ पार्ट ऑफ इट, किसी एक पार्ट की, वही बात जो मैंने आपको बताई, किसी एक पार्ट की स्टडी ना करके पूरे इकोनॉमी की स्टडी करना। Macroeconomics deal with the problems faced by the entire economy. For example, macroeconomics seeks to explain how economy's total outputs of goods and services and total employment of the resources are determined, and what, यहां पर फिर देखो ये वर्ड देखने को मिला वॉट, मैंने पीछे आपको बताया था ना, याद रखना, तो याद रखना वॉट एक्सप्लेन द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, बेसिकली अगर आप आउटपुट की बात कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज की कितने बनने चाहिए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं, पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, जीडीपी की कैलकुलेशन, एनएनपी की कैलकुलेशन, बेसिकली बात करूं तो आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के बारे में अगर बात कर रहे हो तो आप मैक्रो लेवल में बात कर रहे हो। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बताया आपको डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके डिफरेंस को हम बेसिस पे समझेंगे। सबसे पहला है मीनिंग, क्योंकि इनकी मीनिंग में ही देखने को मिलता है कि काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यानी कि ये साफ पता चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल यूनिट यानी या एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, हाउस होल्ड की स्टडी करते हैं या फर्म की स्टडी करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, रिसोर्सेस का एलोकेशन कैसा हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप स्टडी करते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन द टोटल। इसमें आप होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, इसमें किसी एक सेगमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हो, तो मीनिंग में ही देखने को मिलता है डिफरेंस है। अगला टॉपिक आता है एरिया ऑफ स्टडी। क्या एरिया है माइक्रो की और मैक्रो की? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट मतलब मार्केट में तो बहुत सारी चीजें बिकती हैं, लेकिन अगर आप किसी एक प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हो मार्केट में कि कैसा उसका नेचर है, क्या उसके प्राइसेस हैं, क्या उसकी डिमांड है, तो आप माइक्रो लेवल पे कर रहे हो। वहीं अगर आप होल इकोनॉमी की बात कर रहे हो जिसमें सारे मार्केट का सेगमेंट इंक्लूड है, तो आप मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगला है डील विद, किससे डील करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द वेरियस इशू लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मोर ऑन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अक्सर बच्चे आप पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है, अगर आप 12th में कॉमर्स साइड से रहे हैं तो आपने ये सारी चीजों को पढ़ा भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, माइक्रो का पार्ट है, सप्लाई पढ़ा तो वो माइक्रो का पार्ट है, फैक्टर प्राइसिंग डिटर्मिनेशन तो ये माइक्रो का पार्ट है, प्रोडक्ट प्राइसिंग डिटर्मिनेशन माइक्रो का पार्ट है, इकोनॉमिक वेलफेयर पीगू जो बात करते हैं माइक्रो का पार्ट है, प्रोडक्शन आपने इसमें लॉ भी पढ़े होंगे, लॉ ऑफ सिंगल रिटर्न वेरिएबल और रिटर्न टू स्केल, ये सारी चीजें पढ़ी, माइक्रो का पार्ट है, कंजम्पशन माइक्रो का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द वेरियस इशू लाइक नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला पढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है, अगला जो बेसिस है हमारा बिजनेस एप्लीकेशन। इसका बिजनेस पे एप्लीकेशन कैसे किया जाए? इट इज अप्लाइड ऑन इंटरनल इशू। जब भी आप बिजनेस रन कर रहे हो तो उसके इंटरनल इशू की अगर आप स्टडी कर रहे हो, जैसे क्या वेजेस होनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना है, तो आप माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो। इट इज अप्लाइड ऑन एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशू। एक्सटर्नल इशू का क्या मतलब है भाई? आपके प्रोडक्ट का मार्केट में कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे, कैसे मार्केट में दूसरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, कैसे आपके सब्स्टिट्यूशनल गुड्स काम कर रहे हैं, इन सब की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कहा जाता है कि आप माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो। स्कोप की बात करें अगर कि क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी एरिया है, तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा
कि एरिया ऑफ स्टडी और स्कोप दोनों मैच करते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की उतनी जरूरत नहीं है, पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं अक्सर जो भी वीडियो डालता हूं उसका पीडीएफ आपको वहां दे देता हूं, तो वहां पे जाकर के आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अगला मैं टॉपिक की बात करूं तो अगला है सिग्निफिकेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो, इट इज यूजफुल इन रेगुलेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट अलॉन्ग साइड द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द इकोनॉमी। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और उसको बनाने वाले फैक्टर्स के बीच में आप अगर टेक्टफुल मैनेजमेंट नहीं स्टैब्लिश कर पाओगे तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट में, आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। तो ये इस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस और उस प्रोडक्ट को बनाने वाले फैक्टर का प्राइस यानी रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर्स कैसे डिसाइड किया जाए, इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये कहता है इट परपेचुएट फर्मनेस इन द ब्रॉड प्राइस लेवल। इंडिया में बात करूं, अगर मैं अपने नेशन की बात करूं तो इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज लोग प्रोड्यूस करते हैं और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस रखता है वो इसलिए रखता है कि आप जब ब्रॉड लेवल पे स्टडी कर रहे हो सारे इंडस्ट्रीज की यानी सारे प्रोडक्शन यूनिट की, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एंड सॉल्व द मेजर इशू ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा यूनिट आप सेटअप करोगे उतनी ही ज्यादा मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन इतना भी नहीं करना है कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगे। ये भी होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। भाई एक बात बताओ, अगर एक घर में 6 आदमी, ठीक है, 6 मेंबर हैं एक फैमिली के, और हर मेंबर ने अपने लिए बता रखा है कि मुझे इतनी रोटी खानी है, अगर आपने उससे ज्यादा रोटियां बना, हो सकता है कि लोग उसको कह दें कि चलो ठीक है एक रोटी मैं ज्यादा खा लूंगा, लेकिन आपने इतनी ज्यादा बना दी तो क्या होगा, वो रोटी बेकार हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपने इतना हैवी प्रोडक्शन, जिसको आप कहते हैं ओवर प्रोडक्शन, अगर आपने ओवर प्रोडक्शन कर दिया तो मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, और क्या होगा कि जो फैक्टर्स ने उस प्रोडक्ट को बनाने में अपना एफर्ट लगाया है वो तो पैसा लेकर के निकल गए, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं। तो मार्केट में फिर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा भाई, प्रोडक्शन यूनिट्स डिमोटिवेट हो जाएंगी कि मार्केट में उतना प्राइस तो उतना प्रोडक्ट हमारा बिका नहीं, हम अगले साल कम करेंगे। जब वो कम करेंगे तो उन्हें लेबर और कैपिटल की जरूरत कम होगी, वो कम कर देंगे, इससे बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक्स को जब भी आप पढ़ो ना तो उसका हर एक फैक्टर दूसरे से रिलेट होता है, हर एक फैक्टर पूरा क्रॉनिकल वे में उनके अंदर रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं काफी ज्यादा। तो अब बात करता हूं कि जो मैंने आपको यहाँ पर व्हाट और व्हाई इन दोनों के बारे में बताया था, आप लोगों को मैं बहुत सिंपल वे में बात करता हूं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप क्लास 1 से लेकर के और जब तक आप अपने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर ले तब तक आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, जो भी आपको सिखाया जाता है, अक्सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर व्हाई? सर डिमांड का लॉ कहता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। सर ऐसा क्यों होता है? आप देख रहे हो बार बार आप वाई वर्ड यूज कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, एक्चुअल में जब आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे होते हो तो आपके लिए वाई वर्ड ना यूं कह लें कि एक रामबाण दवा की तरह होता है। अगर आपने वाई लगा के नहीं पढ़ा है तो आप कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाओगे। वाई ऑलवेज आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है। अगर मैंने आपको सिखा दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ कहता है कि कोई भी आर्टिकल ऊपर से फेंका जाए तो वो नीचे गिरेगा, आपने सुन लिया और चले गए, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो आप ये नहीं जान पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जैसे ही आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, वाई, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऐसा इसलिए होता है। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको वाई। और जब आप अपने एकेडमिक करियर से बाहर निकलते हो, यानी कि सपोज करो आप पीएचडी करना चाहते हो, तब आपका करियर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है व्हाट से। व्हाट से स्टार्ट होता है वो करियर। व्हाट से क्यों स्टार्ट होता है, ऐसा क्यों है, अब इसको समझो। आपने अपने एकेडमिक करियर में वाई 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 करके आपने सब कुछ जान लिया कि कॉन्सेप्ट कैसे रन कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझना है, अब चूंकि आप पीएचडी कर रहे हो तो अब आपको रिसर्च करनी है। तो रिसर्च में क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे समझो कि एक केमिस्ट है, उसको पता है कि 2 केमिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। अगर वो उन दोनों केमिकल्स को मिलाया जाए, अब उसने पढ़ लिया, यहां तक कि इस टाइम पीरियड में उसने केमिकल्स के बारे में स्टडी कर ली, पीरियोडिक टेबल याद कर ली, पूरे केमिकल्स की प्रॉपर्टीज याद कर ली, क्या होता है कैसे होता है। अब बात आती है कि उसको अब रिसर्च करना है, अब उसको 2 केमिकल 3 केमिकल्स मिला करके कोई नया केमिकल इजाद करना है, कुछ नया बनाना है, तो वो रिसर्च पीरियड में अब उसके लिए व्हाट वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। व्हाट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस उसके लिए काफी ज्यादा है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या बोल रहा हूं ना मैं, देखो क्या होगा अगर मैं 2 केमिकल्स को मिलाऊं, क्या होगा अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे करूं, क्या होगा अगर डिमांड और लॉ का फंक्शन काम ना करे, क्या होगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा अगर हमें ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो क्या होगा,
तो ये क्या 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 आप समझ रहे हो ना कि जब आप मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो एक्चुअल में आप क्या पढ़ रहे हो, व्हाट, क्या होगा। अब जैसे अगर आप बात करो तो ग्रेट डिप्रेशन आप में से सब जानते हैं, तो नियर अबाउट 1929 के आसपास ग्रेट डिप्रेशन आई थी। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने अपने एकेडमिक करियर में खूब कॉन्सेप्ट को रटा, खूब समझा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने बताया अगर आपको इस प्रॉब्लम से इजाद पाना है, अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना चाहिए। यहां देख रहे हो स्कॉलर्स का दिमाग क्या पे काम करता है। जब आप पीएचडी करते हो तो आप क्या वर्ड के पीछे ज्यादा भागते हो, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तब आप क्या करते हो, वाई के पीछे ज्यादा भागते हो, क्योंकि वहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जब व्हाट के पीछे भाग रहे हो तो आपको उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा वो समझ में आता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये सेशन, अगर आपको ये सेशन से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि मैंने जो वीडियो बनाया वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी पूरी सीरीज मैं लेके आने वाला हूं। ये तो आपका पहला टॉपिक है, और आगे इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी। आई होप कि गाइज आपको ये समझ में आया होगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा जान के कि हाँ सर मुझे थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।